हेलो। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और चार्ज के बारे में देखा था और टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, चूंकि आज मेरा फेस जो है वो नहीं आ रहा होगा, रीज़न ये क्योंकि लाइट आ ही नहीं रही है 2 दिनों से। आप लोगों को जैसे मालूम होगा इस समय तूफान आ रहे हैं ना, वो असम और बंगाल वाले। इस कारण से यहाँ पर 2 दिन से लाइट ही नहीं आ रही। इन्वर्टर भी बिल्कुल बंद हो गया, तो इसीलिए मैंने फेस हटा दिया है। हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो, क्योंकि सामने अगर कोई रह के बोल कर पढ़ाता है तो थोड़ा सा वो फीलिंग अलग होती है ना। खैर कोई बात नहीं, कंटेंट हमारा मेन फोकस है और कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। आज का लेक्चर आप लोग ऐसा ही देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को आज शुरू करना है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया भी था कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों प्रोड्यूस होता है। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की थी। आज डिटेल में इसको हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको कि आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है, या सिंपली इसको हम लोग करंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बोल लो तो या सिंपली करंट बोल लो तो दोनों सेम बात है, ठीक ना। अच्छा, पहले कल वाले थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना, तो मुझे भी समझाने में आसानी होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी कंडक्टर होगा, तो जनरली कंडक्टर जो होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। और कंडक्टर की खास बात यह होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। यानी कि जैसे एल्युमिनियम का मैंने पिछली बार केस लिया था, वैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन जब तक हम बैटरी नहीं कनेक्ट कर रहे हैं इसमें, तो ये ऐसे ही रेंडम मूव करते रहेंगे। इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा मूवमेंट का, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर करेगा, सब अपनी अपनी किसी किसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर को हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये जैसे हमारा कंडक्टर है और इसको हमने क्या किया कि बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। ये आपकी बैटरी है और बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये निगेटिव टर्मिनल होता है। जो छोटा वाला होता है ना, ये निगेटिव होता है और बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसको भी आगे अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो जैसे ही हमने कनेक्ट किया, तो ये बैटरी क्या करेगा, एक ईएमएफ लगाता है, एक फोर्स लगाता है। ईएमएफ क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे जब पोटेंशियल टॉपिक पढ़ेंगे तो, ठीक ना। इतना समझिए कि एक बैटरी फोर्स लगाता है और वो फोर्स ऐसे लगाता है कि जितने भी यहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन, यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव करेंगे, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये अब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे और लगभग फिक्स वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करने लगेंगे। अब चूंकि देखिएगा इस साइड में निगेटिव टर्मिनल है, मतलब ये सारा जो है ये निगेटिव टर्मिनल है ना, तो इलेक्ट्रॉन अब इधर तो मूव कर नहीं सकता भाई। क्यों? क्योंकि इधर खुद निगेटिव टर्मिनल मौजूद है, तो यहां रिपल्सन होगा ना। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव बैटरी की तरफ मूवमेंट करने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन भी इधर मूव करेगा, ये भी इधर, ये भी इधर, सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करने लगेंगे। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा, सब कुछ आसानी से समझ में आएगी। तो सारे इलेक्ट्रॉन अब इधर मूव कर रहे हैं, निगेटिव की तरफ क्यों नहीं मूव कर रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि रिपल्सन होगा। पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन होगा।
ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है खुद में निगेटिव चार्ज होता है ना, इस कारण से। अब सारे इलेक्ट्रॉन इधर एक फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगे। और आपको मैं बता दूं, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एक ब्लॉक में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां एक फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग होती है, लेकिन अगर सबका एवरेज निकाला जाए तो एक फिक्स माना जाता है, जिसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ वैल्यू होगी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और इस मूवमेंट को और इसकी वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू कुछ होगी। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई हमें कि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा और एक फिक्स एवरेज वेलोसिटी में मूव करेगा, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर की तरफ होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मूव करता है। तो यानी कि करंट अब इस कंडक्टर में जनरेट हो जाएगा और करंट जो है सो इधर की तरफ मूवमेंट करने लगेगा, यानी करंट इधर की तरफ मूव करने लगेगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। और हम लोग ये भी कहते हैं कि इधर की तरफ ही पॉजिटिव चार्ज भी जो है, प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है। मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि करंट प्रोटॉन के सेम डायरेक्शन में मूव करता है और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। दैट्स क्लियर। ये बात तो हम लोग कल भी हम लोगों ने देखी थी, आज भी हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया। अब हम लोग यहां पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होगा। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होगा वो पहले लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन होगा, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या सिर्फ आप चार्ज भी बोल सकते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम लोग करंट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और उसका रेट क्या है, मतलब कि कितने समय में वो फ्लो हो रहा है, ये भी बात बताओ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि रेट का मतलब होता है डिवाइड बाई टाइम, डिवाइड बाई टाइम। चेंज का मतलब क्या होता था? फाइनल माइनस इनिशियल। आगे आएगा तो फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। तो डिफाइन होता है करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको और अगर आप डिटेल में लिखना चाहें तो एक डेफिनेशन आप लोग डिटेल में भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इज एक्सप्रेस्ड या डिफाइंड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ, साथ में लिखते भी चलिएगा आप लोग, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर flowing through a conductor through a particular, अभी मैं समझाता हूं इसको, एरिया इन यूनिट टाइम। देखिए ये भी ऊपर जैसा ही लिखा गया है, बस थोड़ा सा हमने डिफरेंस इसमें कर दिया है। क्या कर दिया है देखिएगा,
इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो कि ये कंडक्टर से फ्लो हो रहा है थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया, मतलब जो कंडक्टर का एरिया है, जैसे कंडक्टर इतना बड़ा है या कंडक्टर जो है सो बहुत ज्यादा बड़ा है या कंडक्टर जो है सो बिल्कुल छोटा है, ठीक है, इस पर भी तो डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना जा रहेगा। कंडक्टर बहुत बड़ा है तो यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा, तो यानी कि करंट ज्यादा आएगी, और इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा, जिसके कारण से करंट कम होगा। तो पार्टिकुलर एरिया भी यहां पे मायने रखता है, अगर एरिया बड़ा होगा तो करंट ऑटोमेटिकली है कि ज्यादा होने के चांसेस हैं, लेकिन वो हमारे फॉर्मूला का पार्ट नहीं होता, इसलिए उसको हम लोग फॉर्मूले में नहीं रखते, ठीक है। इनडायरेक्ट रूप से एरिया पर भी डिपेंड करता है, देखिए करता है कि नहीं, ये छोटा वाला है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो कम होगा क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन होंगे, और बड़े वाले में एक छोटे से भी जगह पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, बात समझ गए। तो इनडायरेक्ट रूप से करंट जो है वो एरिया पर भी डिपेंड करता है, ठीक ना। और यूनिट टाइम का मतलब यह है कि हमें पर यूनिट टाइम निकालना है, डिवाइडेड बाय टाइम हमेशा करना है कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, वो हमें करंट बताएगा, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए अगर कहीं लिखा है, ये बात यहां पर लिखिए, अब मैं रियल फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा रहा हूं। इफ हम मान लेते हैं कि इफ अ नेट चार्ज, जो टोटल चार्ज है नेट है, नेट चार्ज या टोटल चार्ज क्यू है हमारा, मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल चार्ज क्यू है, क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 20, 50, 1000 कुछ भी है। हमने मान लिया कि क्यू चार्ज हमारे पास है जो कि फ्लो हो रहा है अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा देन द करंट बताइए कितना होगा, अब बताइए हमें करंट कितना होगा, करंट मतलब आई अब कितना होगा। तो बोला गया कि जो नेट चार्ज हमारे पास है वो है हमारे पास टोटल नेट चार्ज Q, टोटल हमारे पास नेट चार्ज कितना है Q। इफ अ नेट चार्ज Q फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का एक कोई क्रॉस सेक्शन है, मतलब कि इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक ना। ये जो कंडक्टर कोई होता है तो इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं कि ये कितना बड़ा है, तो कोई क्रॉस सेक्शन है, वो कितना बड़ा है उससे हमें मतलब नहीं है एक तार मोटा है पतला है। अगर टी टाइम में वो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, मान के चलिए 5 सेकंड में 500 कुलाम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट कितना होगा, देन द करंट इज द, तो करंट का यहां पे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, यानी करंट को जब हम लोग आई से डिनोट करेंगे तो हमारा चार्ज जो है वो क्या है क्यू है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, और टाइम क्या है टी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। तो बताइए हमें यूनिट क्या हो जाएगी करंट की, यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट निकालने का मैंने सिखाया था, फॉर्मूले से ही यूनिट निकाल लो। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है कुलाम, चार्ज की यूनिट क्या होती है कुलाम, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो यानी कि करंट की यूनिट हो गई कुलाम पर सेकंड, करंट की यूनिट क्या हो गई, यूनिट ऑफ करंट हम लोग लिख रहे हैं ये, तो यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया कुलाम पर सेकंड, या इसको कुलाम पर सेकंड ना बोल के
एक ऐसा यूनिट नाम दिया जाता है डेट इज द एम्पियर। ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, ठीक है। जैसे न्यूटन, फोर्स का होता फॉर्मूले के हिसाब से कुछ और है, लेकिन हम लोग उसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं न्यूटन। वैसे ही चार्ज का कूलाम पर सेकंड भी होता है, लेकिन एक स्पेशल नाम एम्पियर दिया जाता है, और यही इसका ऐसा यूनिट होता है। तो अगर कोई पूछे यूनिट कितने होते हैं, तो यूनिट 2 हैं। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए और वहां पर पूछा जाए कि बताइए करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर भी लिखा हो और कूलाम पर सेकंड भी लिखा हो, तो अगर यूनिट पूछा जाए तो दोनों होगा मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। और पूछे ऐसा यूनिट क्या होगा, तो सिर्फ एम्पियर होगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अगर अब जिन लोगों ने मेरा रिवीजन वीडियो एंड बेसिक फिजिक्स वाला नहीं देखा होगा, उन लोगों को ये डायमेंशन वाली बात समझ में नहीं आएगी। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मैंने 5 वीडियो डाले हैं जो कि 9th रिवीजन प्लस बेसिक फिजिक्स उनमें उसमें इंक्लूड है, उसमें मैंने डायमेंशन के बारे में समझाया है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा समझाया था। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो जाएगा करंट का, वो होता है आई। वो क्या होता है? आई। और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में उसको हम बंद कर देते हैं। तो ये भी लिख लीजिएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट इज आई, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये आपका चार्ज आई थिंक समझ में आ गया होगा कि चार्ज करंट समझ में आ गया होगा कि करंट का मतलब क्या है, और करंट क्या होता है, कैसे होता है, उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, ये सारी चीजें। कभी कभी बोल देंगे अगर कि पूरा करंट डिफाइन करो, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इन टाइम टी देन द करंट इज दिस, और उसके बाद उसका यूनिट भी लिखना होगा। अगर आपके बोर्ड में ये सवाल आता है तो, या एग्जाम में सवाल आता है तो इतना आपको लिखना होगा, ठीक है। इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं, वरना मैं 2 मिनट में समझा देता इसको। 2 मिनट में इसको समझाने के लिए मेरे पास, मैंने पहले भी समझा दिया था, चाहता तो सिर्फ फॉर्मूला ही लिख देता, लेकिन मैंने आपसे बताया था कि मैं आप लोगों को सारी चीजें यहां पर कवर अप करवाऊंगा, इसीलिए मैं सारी चीजें लिखते जा रहा हूं। आप लोग भी जरूर लिखते जाइए, ठीक है। एक बार मेहनत कर लेंगे, आपके कॉपी पे नोट हो जाएगी सारी चीजें। उसके बाद आप ही को फायदा होगा कि रिवीजन के समय आपको सिर्फ 2 मिनट लगेगा इन सारी चीजों को रिवाइज करने में, ठीक ना। आगे देखिए, अब आगे कुछ नोट करके लिखते जाइए। आगे कुछ नोट करके कुछ बातें लिखते जाइए। जैसे अभी हम लोगों ने सीखा कि करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। करंट इज फ्लोइंग, करंट किधर की तरफ फ्लो होगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। एक और नोट करके लिख लीजिए एक बात और, कि करंट जो है वो प्रोटॉन के सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये आप यहां पर लिख लीजिए कि करंट इज फ्लोइंग in the same direction of flowing of proton। एक और नोट करके लिखिए बात, स्केलर और वेक्टर आप लोगों को याद होगा। बताइए करंट स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है? ठीक है, पहले सोचिए खुद से कि स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। सॉरी, क्या करंट में कोई डायरेक्शन होता है कि हाँ करंट जो है सो एक फिक्स डायरेक्शन में ही मूवमेंट करता है?
ऐसा कुछ नहीं है, वायर जैसा होगा वैसा मूव करेगा। अगर वायर सीधा रखा है तो करंट इसी में मूव करेगा, अगर वायर ऐसे रखा है तो करंट यहाँ पर ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे ऐसे मूव करेगा और यहाँ पे ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा था, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा था और यहाँ पे इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा था। तो यानी कि कोई फिक्स डायरेक्शन हमें नहीं मिल पा रही, तो यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी तो होगी नहीं। वास्तविकता में करंट जो होता है वो ना ही तो स्केलर होता है और ना ही वेक्टर होता है। तो करंट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? तो करंट जो होता है ना ही तो स्केलर क्वांटिटी होता है और ना ही वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, अगर कभी आपसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, 1 एम्पियर को, 1 एम्पियर को डिफाइन करो। एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करो आप, ये कुछ नहीं है। 1 एम्पियर कितना होता है? तो देखिए, इसके लिए अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने ये जो लिखा है ना, ये देखिए, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ना, इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले डेफिनेशन को, आई मीन क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस किया जाता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो हुआ है कंडक्टर के द्वारा यूनिट टाइम में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक 1 एम्पियर करंट बताओ, तो आप बोल दोगे कि 1 एम्पियर करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द 1 कूलाम चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज की जगह आप क्या लिखेंगे? 1 कूलाम चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन 1 सेकेंड। बात खत्म, बस सिर्फ इतना ही लिखना है। आपको समझ में आ गया क्या करना है? अमाउंट ऑफ चार्ज की जगह 1 कूलाम कर देना है, 1 कूलाम चार्ज, और यहां पे 1 सेकेंड कर देना है। यूनिट टाइम की जगह क्या लिख देंगे? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, बात खत्म। यही आपकी हो गई क्या कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन। और 1 एम्पियर किसके बराबर यानी हो गया? 1 कूलाम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। सिंपल। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, देखिएगा, बस इतना ही लिख दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। ये लिख लीजिए, अभी अभी वीडियो रोक के आप लोग यहाँ पे ये लिख लीजिए और उसके नीचे फिर इस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है? जब ये लिख लेंगे तभी आगे बढ़िएगा, क्योंकि कोई चीज छोड़ना मत, छोड़ दोगे तो आपको फिर बाद में समझ में नहीं आएगा कि अरे यार ये मैंने क्यों छोड़ा था, क्या रीजन था इसका छोड़ने का, क्या होगा यहाँ पे। अब आपको वापस फिर दोबारा वीडियो पे आना पड़ेगा। ओके। अच्छा, कभी कभी हम लोग ना कुछ टर्म्स यूज करेंगे, उस टर्म्स के बारे में मैं बता दूं, ये हमेशा जनरल है, ठीक ना? कभी क्या होगा कि करंट की वैल्यू अगर कम होगी ना, तो कहा जाएगा कि एम्पियर में करंट नहीं जा रही बल्कि मिली एम्पियर में करंट जा रही है। जैसे लेंथ बड़ा होता है तो हम मीटर किलोमीटर में नापते हैं, लेकिन लेंथ छोटा होता है तो हम सेंटीमीटर में भी तो नापते हैं, मिलीमीटर में भी तो नापते हैं। वैसे ही करंट अगर की वैल्यू बहुत कम होगी तो हम लोग किस में नापेंगे? मिली एम्पियर में नापेंगे और माइक्रो एम्पियर में नापेंगे, ठीक ना? तो करंट की स्मॉल क्वांटिटी जो होगी वो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर होगी, जैसे मिलीमीटर और माइक्रोमीटर होती है। तो अगर कहीं भी मिली लिखा हो, जैसे अगर लिखा हो मिली एम्पियर, इसका मतलब हो गया कि ये बात हो रही है 10 की पावर -3 में। जैसे कि अगर लिखा हो मिलीमीटर, मिलीमीटर, तो इसका मतलब हो गया 10 की पावर -3 मीटर, यानी कि 1/100 मीटर, इतना छोटा वैल्यू, ठीक ना? और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो अगर कहीं भी लिखा है माइक्रो एम्पियर, अगर कहीं लिखा है
माइक्रो एम्पियर, इसको हम लोग म्यू से लिखते हैं, इसको हम म्यू बोलते हैं। यू लिखिए थोड़ा सा अलग स्टाइल में। तो ये होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। वैसे ही अगर लिखा हो माइक्रोमीटर, लेंथ में अगर लिखा हो माइक्रोमीटर, तो इसका भी मतलब होगा 10 की पावर -6 मीटर। बात समझ में आ गई? तो ये कभी कभी यूज होगा, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो मैंने आप लोगों को करंट बता दिया, एम्पियर बता दिया, ये स्मॉल क्वांटिटी बता दी। अब देखिए, अब करंट को हम लोग नापते कैसे हैं? करंट को हम लोग कैसे नापेंगे? जब किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो कैसे पता करेंगे कि उस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है? तो उस करंट को नापने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है एमीटर। क्या नाम है उसका? एमीटर। तो एमीटर क्या होता है? एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो लिख लीजिए, एन एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है which is used for measuring इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। इसकी एक खास बात होती है, वो खास बात ये होती है कि एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। क्या मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है? पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं कैसे। इट इज ऑलवेज, हमेशा, कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। जो हमारा सर्किट होगा उसके हमेशा हम कहां जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। कैसे? मान के चलिए ये हमारा बैटरी था। कई लोगों को ये बात मालूम भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। ये हमारी जो है सो बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। और मान के चलिए हमने ये बल्ब लगाया है, ठीक ना? और ये हमारी यहाँ पे की लगी हुई है जिसको कि हम लोग ऑन ऑफ करके बल्ब जलाएंगे। तो अगर हमें ये मालूम करना है कि इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस बल्ब को कितना करंट मिल रहा है जलने के लिए, तो हमें एमीटर यहां लगाना होगा। एमीटर हमें इस सर्किट के सीरीज में ही लगाना होगा। जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, तो उसको नापने के लिए हम लोग वोल्टामीटर का यूज करते हैं और वो पैरेलल लगाया जाता है। लेकिन एमीटर कैसे लगाया जाता है? सीरीज में। तो वो जब आएगा तो वो भी मैं डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए, तो ये एमीटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव टर्मिनल की तरफ से जुड़ा है और ये पॉजिटिव। तो जब हम यहाँ पे एमीटर लगा देंगे, अब एमीटर आप चाहे यहां लगाएं, चाहे आप यहां लगाएं, चाहे यहां लगाएं, चाहे यहां लगाएं, लेकिन सीरीज में ही लगाएंगे आप, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि एक तार आपने यहां से निकाला, एक तार यहां से निकाला और एमीटर को आपने यहां लगा दिया। नहीं, ये पैरेलल हो गया, ऐसे हमें नहीं लगाना है, ठीक ना? इससे तार जोड़ के ऐसे नहीं लगाना है, वायर जोड़कर ऐसे नहीं लगाना है, बल्कि इस सीरीज में ही लगाना है। बात समझ में आ गई? मैं पिछले 2 सालों की बात है, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने 10th के एक स्टूडेंट को ऐसे ही डायग्राम बना के दिखाया था। तो उससे जब मैंने पूछा कि बताओ एम्पियर एमीटर कहाँ लगता है, तो उसने जवाब दिया था कि बल्ब के राइट साइड में लगता है, ठीक है? और मतलब कि उसने कुछ ऐसे ही बोला था कि राइट साइड में लगता है, लेफ्ट साइड में लगता है। लेकिन राइट और लेफ्ट से मतलब नहीं है, मतलब है सीरीज से। सीरीज में लगाओ, ठीक है ना?
मतलब हम एमीटर इधर भी कर सकते थे और बल्ब इधर भी कर सकते थे। बात समझ में आ गई? हम एमीटर यहां भी बना सकते थे और बल्ब यहां बना सकते थे और फिर इन दोनों को बैटरी से यहां जोड़ देते। तो ऐसे आपको याद रखना है कि एमीटर को कहां जोड़ना है, हमें एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ना है। बात समझ में आ गई? एक डायग्राम को इसमें से बना लीजिएगा, ये वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ये जो होता है की होता है, ऑन ऑफ जो करते हैं ना वो की, और ये होता है आपका बैटरी। काफी ज्यादा लीपा पोती हो गई ना, तो आप लोग ध्यान रख के इसको छोड़ दीजिएगा और ये सब बना लीजिएगा। ओके, तो एमीटर का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। करंट किधर फ्लो होता है ये बात आप जान गए, और इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होता है ये भी बात आप जान गए। ये अलग से अब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, मैंने लिखवा भी दिया कि करंट जो है वो सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। ठीक है, जैसे ये हमारा सर्किट है, ये देखिए, ये मान के चलिए हमने यहाँ इस बार एमीटर हम यहां बना दे रहे हैं ताकि आप लोग उस स्टूडेंट की जैसा गलती ना करें कि राइट साइड बोल दें। ये बल्ब है और ये एमीटर है करंट नापने के लिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल है या निगेटिव टर्मिनल है, तो चाहे तो आप लोग नोट करके ये बात लिख भी लीजिएगा। ठीक है, मैं बोल देता हूं, सुनिए ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या सेल टू द निगेटिव टर्मिनल। इधर से फ्लो होना शुरू होगी, इधर से ऐसे करंट फ्लो होगी, ऐसे करंट फ्लो होगी, ऐसे करंट फ्लो होगी और निगेटिव टर्मिनल में आकर मिलेगी। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा? इधर से इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से फ्लो होगी और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में आकर मिलेगी। रीजन भी आपको मालूम है, निगेटिव चार्ज यहां है तो यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता यहां है और पॉजिटिव की तरफ आएगी क्योंकि इधर की तरफ इसको अट्रैक्शन मिलेगा। बात समझ में आई ना? तो ये 2 पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा अगर अभी तक समझ में ना आया हो तो। अब मैं 2-3 सवाल आप लोगों को करवा देता हूं ताकि थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाए। तो देखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू, और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो भी आपको सिखा रहा हूं कि अगर आपको एक न्यूमेरिकल सवाल दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू द वायर 10 सेकेंड। ठीक है, तो हमसे बोला गया देन फाइंड द चार्ज। चार्ज बताओ कि वायर से कितना चार्ज फ्लो हुआ है। चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर। अब मैं चाहता तो पहले से ही सवाल लिख के रखता, लेकिन अगर पहले से भी मैं सवाल लिख कर रखूंगा तो आप लोगों को वीडियो रोक के क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं नहीं लिखता कि मैं भी लिखूं और साथ ही साथ आप भी लिखें। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता भाई साहब, भले ही आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता। मैं पहले से टाइप करके भी रख सकता हूं सवाल और फटाक से 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन आपको वीडियो रोक के तो लिखना पड़ेगा ना, तो इससे अच्छा है आप मेरे साथ ही साथ लिखें। तो पहले सवाल को समझिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक करंट है 5 एम्पियर का। करंट कितना है भाई? 5 एम्पियर का करंट है जो कि फ्लो हो रहा है किसी वायर में। ये वायर है, इस वायर में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक ना। और कितने देर तक फ्लो हुआ? टोटल 10 सेकंड तक इसमें फ्लो हुआ। कितने देर तक फ्लो हुआ? 10 सेकंड तक फ्लो हुआ। तो यानी कि इसमें चार्ज भी तो फ्लो हुआ होगा ना। अगर करंट इधर की तरफ फ्लो हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो हुआ होगा। तो जब चार्ज फ्लो हुआ है 5 एम्पियर, तो
इलेक्ट्रॉन भी कुछ कूलाम तो इधर की तरफ फ्लो हुई होंगी, तभी तो करंट फ्लो हुआ होगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं? जब तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तब तक करंट का प्रोड्यूस होना नामुमकिन है। तो पहले इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर करंट प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना मूव किया होगा, कितना कूलाम इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव किया होगा, यही हमें यहां पर निकालना है, ठीक ना। तो हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है करंट, हमें गिवन है करंट, और करंट कितना दिया गया है? 5 एम्पियर। हमें दिया गया है टाइम, कि कितने टाइम तक ये करंट फ्लो हुआ है, वो है आपका 10 सेकेंड। और हमें अब चार्ज निकालना है, क्यू। कैपिटल क्यू लिखें या स्मॉल क्यू लिखें, हमें ये चार्ज निकालना है, तो इसको हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि जो करंट होता है वो होता है Q अपॉन T। करंट क्या होता है? कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में। बात समझ में आई? चाहे तो आप पूरा भी लिखिएगा, CURRENT करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, वो लिखेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा है। उसके बाद हमें चार्ज निकालना है, तो हम चार्ज को एक तरफ रखें और बाकी चीजों को हम एक तरफ लेकर आए। तो हम अगर इस टी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि IT हो जाएगा, जो कि Q के बराबर है, यानी कि Q इक्वल टू IT। आई स्मॉल भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि आई हमेशा कैपिटल ही लिखें, जनरली आई स्मॉल ही लिखा जाएगा अधिकतर जगह। ऐसे भी आप याद रखिएगा Q इक्वल टू IT। तो यानी कि Q हमें निकालना है, I की वैल्यू हमें मालूम है, करंट कितना है 5 और टाइम कितना है डेट इज द 10। तो यानी कि Q कितना हो गया? तो Q हो गया 50 कूलाम। ठीक है ना। अच्छा, Q कैपिटल लिखिए स्मॉल लिखिए, I कैपिटल लिखिए स्मॉल लिखिए, दोनों सेम ही बात है, कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं है। ये मत सोचिएगा कि बार बार ऐसा क्यों डिफरेंस आ रहा है, दोनों सेम बात है, कैपिटल लिखिए तो या स्मॉल लिखिए तो Q आ गया 50 कूलाम। ये हमारा फाइनल आंसर। तो कभी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आए तो आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही सवाल सॉल्व करना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पहले आप गिवन लिखेंगे, फिर उस सवाल को सॉल्व करने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज हो रहा होगा वो फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करेंगे। एक और सवाल देख लेते हैं, इस बार करंट निकालने का कोई सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। 5 कूलाम चार्ज, 5 कूलाम चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है थ्रू द वायर इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में हो रहा है। फाइंड करंट। अब हमें करंट बता दीजिए क्या होगा। अब ध्यान से देखिए सवाल क्या है। 5 कूलाम चार्ज, 5 कूलाम चार्ज, 5 कूलाम चार्ज फ्लो हुआ एक वायर में, और वो कितने टाइम तक फ्लो हुआ वो चार्ज? 5 मिनट तक हुआ। इस बार ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या हो रहा है? चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, मान लीजिए इधर मूव कर रहा है, और कितनी देर तक कर रहा है? 5 मिनट तक कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा है यानी कि करंट इधर की तरफ मूव करेगा ही करेगा। तो हमें यही निकालना है कि इस 5 मिनट के अंदर कितना करंट इधर से इधर फ्लो हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने बोल दिया कि 5 कूलाम चार्ज, यानी कि 5 कूलाम चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट हुआ है 5 मिनट तक। क्या क्लियर है? तो हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है करंट,
नहीं, हमें गिवन है चार्ज, हमें गिवन है चार्ज यानी कि Q जो कि है 5 कूलम। हमें गिवन है टाइम, कितने टाइम तक हुआ, जो कि T जो कि 5 मिनट है। लेकिन 5 मिनट हमारा जनरल तो होता नहीं है, सेकंड में हम सारा काम करते हैं क्योंकि सेकंड स्टैंडर्ड है, ऐसा ही है। तो यानी कि हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5 मिनट ना लिख के हम लोग लिखेंगे 5 × 60 यानी कि 300 सेकंड। बात क्लियर है। और हमें आई निकालना है, करंट हमें निकालना है। तो आई कितना होगा भाई, तो हम जानते हैं वी नो डेट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि आई जो होता है वो Q/T के बराबर होता है। तो बताइए Q की वैल्यू कितनी है 5 कूलम और T की वैल्यू कितनी है 300 सेकंड, 300 सेकंड। तो इसको जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट होगा और 1/60 आ जाएगा कि नहीं, यानी 1/60 कूलम पर सेकंड हमारा, या इसको ऐसे भी लिख लो 1/60 एम्पियर हमारा करंट होगा। बात समझ में आई, क्योंकि कूलम पर सेकंड जो होता है वो एम्पियर के बराबर ही होता है। तो इस दो सवाल से अब आपको करंट के सवाल लगाने में आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सवाल एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में आप लोग देखिएगा एग्जाम्पल में वो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, बुक के बीच में जो क्वेश्चन नहीं देते हैं वहां पे है, अब मुझे याद नहीं है वो कहां पर है, मैंने लिख रखा है तो आपको मैं बता दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ऐसे याद भी रखना है, इसका जो रिजल्ट आएगा कई बार काम आता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन यही है कि एक कूलम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो हम क्या जानते हैं, वी नो, हम क्या जानते हैं, हम तो ये एक बात जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हम तो ये जानते हैं। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा, तो हमारे पास इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। जब 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना कूलम है तो इतने कूलम का मतलब भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमसे एक कूलम के बारे में पूछा गया है कि अगर एक कूलम चार्ज होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो वो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 10⁻19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻19 माइनस अब हट जाएगा इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 6.25। एक जीरो यहां से ले लेना और इसको 10⁻18 करके एक जीरो इधर से ले लोगे तो ये 10/1.6 होगा, जिसको सॉल्व करोगे तो 6.25 आएगा और इधर की तरफ बच जाएगा 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन, सोचो एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए तो हम लोग कूलम को छोटी छोटी यूनिट में तोड़ रहे थे, मिली कूलम तोड़ रहे थे ना, ताकि हम लोग को मालूम चले कि मिली और माइक्रो में हम लोग करंट निकालें। क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि देखिए एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो मान के चलिए हमारे पास एक छोटा सा सेल है, जैसे कि हमारे घड़ी में लगा हुआ सेल है, तो वो कितना करंट पैदा कर देगा भाई, एक छोटा सा पॉकेट वाला जो बैटरी आती है वो कितना करंट पैदा कर देगा। तो इसीलिए हम लोगों को एम्पियर से भी कम में नापना पड़ता है, क्योंकि एक कूलम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सवाल आप लोग हमेशा याद ही रखिएगा कि एक कूलम जो होता है ये 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक ना।
तो आज मैं आप लोगों को करंट के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज दे दी है। अब इससे ज़्यादा करंट आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। लगभग पता नहीं कितने मिनट हो गए, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैंने देखा भी नहीं। लेकिन जितना भी टाइम लगा हो, आप लोग ये टाइम आपका जाया बर्बाद नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। ये सारी चीजें जब आप लोग नोट कर लेंगे 2 से 3 पेज में, उसके बाद ये 4 मिनट से 5 मिनट लगेगा आपको रिवाइज करने में। बस एक बार आपको नोट करने की जरूरत है। और जो भी डाउट होंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर मालूम ही है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। और जैसे ही हमें टाइम मिलेगा, हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे और उस लाइव क्लास में सारे डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर मैं बनाऊंगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो अपलोड होगा। करंट हो गया, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओके ना। चलिए, बाय, टेक केयर।